जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो ए हिंदुस्तान। जवान सरहद पर जाग रहे हैं, तभी हम और आप अपने घरों में चैन की नींद सो रहे हैं। आज आज़ादी के 75वें साल पर हम उन सभी वीर जवानों को नमन करते हैं जो देश सेवा हित सदैव तत्पर हैं, और उन शहीद बलिदानियों को भी सादर नमन करते हैं जिन्होंने देश की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसे जवान से, सीआरपीएफ के एक ऐसे जवान से जो कर्तव्य पथ पर चलते हुए कब चिंतन मनन करने लगे और एक नहीं, दो नहीं, पूरी 5 पुस्तकें लिख डाली। छठी पुस्तक पर भी वो काम कर रहे हैं। अपनी रचनाओं में उन्होंने समाज के ऐसे ज्वलंत मुद्दों को उठाया है। महिलाओं और बच्चियों की आवाज़ बनती उनकी कलम निरंतर चल रही है। प्रतिलिपि पर आप उन्हें पढ़ सकते हैं, और लखनऊ के एक संपादकीय में, एक साप्ताहिक अखबार के संपादकीय में उनका कॉलम आता है, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो हम आपकी मुलाकात कराते हैं आज संदीप जी से। नमस्कार संदीप जी, यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आज एक मंच देने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा आपको कि आपने जो मंच दिया है। एक्चुअली लिखता तो रहता हूँ, लेकिन बोलने का एक मंच नहीं मिला आज तक। कुछ अपने प्रोग्राम हुए थे, वहीं बोल पाया था, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको और आपके द्वारा जो भी पाठक, जो भी दर्शक हैं, उन सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संदीप जी, जहाँ तक मैं जानती हूँ आप निरंतर लिख रहे हैं। आपकी 5 पुस्तकें आ चुकी हैं, 5वीं आने वाली है, और छठी पर आप काम कर रहे हैं। प्रतिलिपि पर भी आप लिख रहे हैं, और ज्वलंत मुद्दों पर तो आप लिखते रहते हैं। यहाँ तक कि सच्ची घटनाएं भी आप लोगों के समक्ष लाते रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, और लिखने के दौरान किस ने आपको राह दिखाई, और कैसे आप अब तक यहाँ पहुँचे हैं? कुछ हमारे साथ साझा करिए, कुछ अनुभव। जी जी जी, अगर ये देखें कि हमने जो भी अभी तक की रचनाएं आई हैं, या फिर प्रतिलिपि पर जो लिखा है, या फिर जो भी साप्ताहिक अखबारों में निकल रहा है, तो अगर ये पूछें कि कहाँ से प्रेरणा ली लिखने के लिए, तो अगर सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा मैंने लिटरेचर पढ़ा नहीं है कि कहा जाए कि मैंने लिटरेचर का अध्ययन किया हो, क्योंकि ग्रेजुएशन करने के बाद ज्वाइन कर लिया था सीआरपीएफ। और लेकिन हाँ, ये कह सकता हूँ कि मैंने उस टाइम संपादकीय पेज खूब पढ़ता था, और उन्हीं के दौरान मेरी बड़ी दीदी हैं जो डॉक्टर प्रवीणा यादव, उनका शोध चल रहा था अर्थशास्त्र में। तो उनके जो प्रोफेसर थे डॉक्टर सरदार सिंह, उनके पास मैं जाया करता था, मिला करता था, तो उन्हें दिखाया करता था कि मैं 1 पेज 1.5 पेज जो भी लिखा करता था, तो वो बहुत प्रोत्साहित करते थे। उसी के दौरान मैंने लिखना शुरू किया, और फर्स्ट बुक जनाग्रह जो वुमेंस क्राइम एंड करप्शन पर है, वो मैंने लिखा, और उसको 2012 में कंप्लीट किया। वो मैं देखना चाह रहा था ये मेरी बुक मैंने सही रूप में लिखी है गलत। तो उसके लिए मैं मिला था उस टाइम सिल्वर लॉ कॉलेज के चीफ प्रॉक्टर हुआ करते थे डॉक्टर शैलेश सिंह। मैं उनसे मिला और उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। फिर मुझे उन्होंने डॉक्टर रंजन बिश्रा सर से मिलवाया, और वहाँ मैं जब गया डॉक्टर रंजन बिश्रा सर के पास, वहाँ मैं आज तक मेरी पिछली जितनी भी कृतियाँ हैं वहीं प्रकाशित हुई। उन्होंने मतलब कुछ जगह कहीं पे गलतियां थी, मिस्टेक्स रह जाया करती थी, तो वो उन्होंने करेक्शन दिया, मुझे समझाया कि यहाँ पे ऐसा होगा तो वैसा होगा। बाकी उस मिलते गए डॉक्टर राहुल अवस्थी सर, जो हमारा पहला प्रोग्राम हुआ, उन्होंने संचालन किया था, और फिर मैं उनसे लगातार जुड़ा रहा। आज भी जब छुट्टी जाता हूँ तो डॉक्टर राहुल अवस्थी सर से मिलता हूँ, उन्हें गुरु मानता हूँ, और कई ऐसे सामाजिक विषय हैं, मुद्दे हैं जिन पर हम लोग बातचीत करते रहते हैं।
और मेरा जो 6th नॉवेल है वो डॉक्टर राहुल अवस्थी सर से मैंने बातचीत की थी, तो हमारे एटमॉस्फेयर को लेकर है, प्रकृति का जो खनन हो रहा है, जो प्रकृति का हनन कर रहा है व्यक्ति, आज का मनुष्य अपने विकास की रफ्तार के साथ, तो उसको लेकर 6th नॉवेल लेके ही आ रहा हूँ। बाकी डॉक्टर वंदना सर्मा, जिन्हों मैं गुरु माँ मानता हूँ, उन्होंने मुझे बहुत मार्गदर्शन किया है। हमारे शहर के जो एक समाज सेवी हैं जिंदल दादा बोलते हैं हम सभी लोग, संजीव जिंदल दादा, उनसे मैं बहुत प्रेरणा मिली है। बाकी हमारे मम्मी पापा भैया, इन लोगों ने तो मुझे हर किसी का परिवार बहुत कुछ सिखाता है। बस हमें खुद ये सोचना चाहिए कि हमें वो क्या समझाना चाहते हैं और हम उन चीज़ों को कैसे अपने साथ, अपने व्यवहार के साथ, अपने चरित्र में घोलते हुए आगे लेके चले। तो उन्होंने मुझे हर स्टेप में सिखाया, जीजा जी ने, भैया लोगों ने और पापा मम्मी ने। तो बस यही एक सफ़र है जिन लोगों से मैं सीखता रहता हूँ और लिखने का मुझे विषय उनसे मिलता रहता है, और वो लोग सुधार भी कराते रहते हैं, मार्गदर्शन देते रहते हैं, तो बस उसी हिसाब से लिख रहा हूँ। संदीप, आप फौज में हैं। कर्तव्य पथ पर चलते हुए लेखन करना आसान नहीं है। एक फौजी अपने काम के साथ लेखन के साथ कैसे तालमेल बिठाता होगा, ये एक प्रश्न है। हम जानना चाहते हैं कि कैसे आप एकाग्र में मनन चिंतन करते होंगे और फिर आप लिखते होंगे, उसका कुछ जिक्र करिए। हाँ, अगर पुस्तकों के क्रम में अगर मैं बात करूं तो 2014 में मेरी फर्स्ट बुक आई थी जनाग्रह, 2015 में प्रशिक्षु आई थी, और 2017 में दृष्टि आई थी, और 2019 में स्कॉलर आई थी। जनाग्रह वुमेन्स एंड क्राइम एंड करप्शन पे थी। उसमें वो एकांकी नाटक है, 6 नाटकों का एक मिश्रण है, जिसमें तरह तरह के स्त्री का जो उत्पीड़न है उसको दिखाया है। प्रशिक्षु जो बुक है 2015 में, वो मैंने श्रीनगर में लिखी थी, और उसमें हमने लिखा है कि जब एक सिविल से एक व्यक्ति, एक लड़का या लड़की फोर्स में, डिफेंस में जाता है, तो एक स्वतंत्र लाइफ होती है उसकी, एक पर्सनल लाइफ जो फ्री रहता है, उससे जो डिसिप्लिन लाइफ में जाता है, तो खुद को उन चीज़ों में कैसे मेंटेन करता है, और जब अपने परिवार से दूर रहता है एक लंबे समय के लिए, तो उन भावनाओं में कैसे संतुलन बैठाता है, वो है पूरा। उसके बाद मेरा एक दृष्टि नॉवेल आया। दृष्टि नॉवेल है, बरेली से एक लड़का दिल्ली काम करने जाता है, यशपाल, जिसको शहर गांव में लोग पल्सर नाम से पुकारते थे। वो दिल्ली से कैसे पाकिस्तान चला जाता है, और पाकिस्तान में उस पर केस चलता है जासूसी का। उसके बाद उसे कोट लखपत जेल में सीमा उल्लंघन के केस में सज़ा सुनाई जाती है, और सरबजीत के साथ कैद कर दिया जाता है। सरबजीत की जब डेड बॉडी आ रही थी इंडिया में, दोनों देशों में घमासान था, तब हमारी बरेली शहर के एक समाज सेवी डॉक्टर प्रदीप जागर सर, जो एक संस्था चलाते थे, उन्होंने 2010 से 2013 तक एक लंबी लड़ाई लड़ी और उसको वतन वापसी लेके आए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के आईं कि हम कैसे दूसरे देशों से जो हमारे निर्दोष लोग कैद हैं उनको छुड़ा सकते हैं। और यकीन मानिए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों के नाम आए जो निर्दोष वहाँ कैद हैं। हर जनवरी और जुलाई में दोनों देश एक दूसरे को हैंडओवर करते हैं उनकी लिस्ट। तो वो सारा मैटर था, कहाँ पे दिक्कतें आईं और किस किस तरह से उन्होंने अपनी मेहनत करके यहाँ तक कि पाकिस्तान एम्बेसी से बात की, हिंदुस्तान में जो पाकिस्तानी एम्बेसी उससे बात की, और गृह मंत्रालय गए, प्रदेश के मंत्रालय, गृह मंत्रालय में गए। तो बहुत चीज़ें ऐसे पॉइंट निकल के आए जहाँ से मुझे लगता है कि लोगों को ये देखना चाहिए
कि अभी जो और कैद हैं और दूसरे देशों में उन्हें छुड़ाया जा सकता है। तो ये बुक की दृष्टि उस पर आधारित थी। उसके बाद मैंने स्कॉलर नॉवेल लिखा जो शहरों में कूड़े के ढेरों पर है। ये डॉक्टर उमेश गौतम, जिन्हें मैं अपना आज गुरु भी मानता हूँ, उस टाइम वो अभी तो फ़िलहाल मेयर हैं बरेली के, लेकिन उस टाइम जब मैंने वो बुक लिखना स्टार्ट की थी तो इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी के सिर्फ चांसलर थे, और चांसलर तो फ़िलहाल आज भी हैं। उन्होंने 2010 से 2013 तक बरेली में कूड़े का बहुत बड़ा ढेर है, उसको लेकर एक लड़ाई लड़ी थी जो उनके यूनिवर्सिटी के पास में शिफ्ट होने वाला था। तो उसको लेकर एनजीटी कोर्ट में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट में लड़ाई लड़ी थी। वहाँ जब मैं स्टडी कर रहा था तो मैं कलकत्ता गया था, वहाँ एनजीटी कोर्ट के डायरेक्टर सर से मिला, बेंगलोर गया, वहाँ की मेयर से मिला, इंदौर गया, और बॉम्बे में एक हाई कोर्ट ने बॉम्बे के कूड़े के ढेर को सॉल्व करवाया था उस डॉक्टर SR माले सर से और ब्रिजू मुंद्रा सर से। वो सत्यमेव जयते में भी आए थे, उनसे मिला। कई वैज्ञानिकों को लेकर, उनकी थ्योरी को लेकर और बरेली की समस्या को लेकर एक प्रेम कहानी, एक लव स्टोरी बनाई। तो उसको हमने एक स्कॉलर के रूप में रचना की है। तो हम उसमें देख सकते हैं कि जो हम घर से डेली कूड़ा बाहर फेंकते हैं, वो कूड़ा नहीं, एक्चुअली बहुत बड़ी संपत्ति है, एक लक्ष्मी घर से डेली हम बाहर फेंकते हैं। और सच में देखा जाए तो शहरों का जो कूड़े का ढेर है, कूड़े का ढेर नहीं है, एक बहुत बड़ी शहर की संपत्ति है, जिसका अगर हम सही ढंग से यूज़ करें तो मैं बोलता हूँ कि 40 से 50%, 40 to 50% गैस का इंपोर्ट बंद हो जाएगा शहर में। हम अपने आप बना सकते हैं, शहर के जो सड़कें हैं उनको अच्छे से बना सकते हैं। ये सारी हमने जो वैज्ञानिक विधियाँ थी उसमें उनको शामिल किया है इस तौर पे कि एक निर्देश करते हुए, एक इंडिकेट करते हुए मैंने उसको शामिल किया है कि हमारे देश में ऐसे वैज्ञानिकों ने रास्ते दिखाए भी हैं, अगर हम उनको फॉलो करें तो बहुत इजी है। और अभी लिख रहा हूँ मैं, मेरा एक 5th नॉवेल आ रहा है, इस्माइल द गर्ल ऑफ द ईयर, जो एयर होस्टेस पर है। मैं पिछले 4-5 साल से फ़्लाइटों के दौरे, फ़्लाइट से इधर उधर जब यात्राएं कर रहा था तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। गर्ल्स का, जो एयर होस्टेस गर्ल्स रहती हैं, उनका स्माइल के पीछे उनके दर्द, और उनकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में जो डिफरेंस है उसको वो कैसे मेंटेन करती हैं, कितना उनको दर्द होता है, कितना पेन होता है, या फिर जो यात्रीगण सफ़र करते हैं वो किस तरह का मिसबिहेव करते हैं, और उस मिसबिहेव के साथ वो कैसे स्माइल करते हुए उनकी सुखद यात्रा के लिए जिम्मेदारी उठाते हुए अपनी ड्यूटी का निर्वहन करती हैं, लगातार 14 से 15 घंटे पर डे, और साल में सिर्फ बहुत मिनिमम छुट्टियां हैं। उन इतने बिजी शेड्यूल में वो कैसे खुश रह सकती हैं, सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल जैसे कि तैसा अपने बॉडी को मेंटेन करते हुए। तो वो पीछे का कहानी है जो इस साल अभी दिसंबर में प्रकाशित होके उसका लोकार्पण होना है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा है शहरों का जो नवीनीकरण हो रहा है, उस पर लिख रहा हूँ अभी, वो अगले साल आ जाएगा। जो नया रायपुर, पुराना छोड़ के नया, पुरानी बरेली छोड़ के नई बरेली, तो इसमें हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं या फिर उनसे हमें परिणाम क्या भुगतने पड़ेंगे नए आने वाले सालों में, तो वो उस पर बेस्ड है। प्रतिलिपियों की अगर बात करें तो उसमें मैंने करीब 150 से 250 रचनाएं की हैं, जो 8-8 मिनट की हैं, 10 मिनट की हैं, कोई 6 मिनट की है, कोई 4 मिनट की है। उसमें करीब मैंने 50 से 60 गीत भी लिखे हैं, लव स्टोरियाँ करीब हैं 60-70, तो प्रेम कहानियाँ हैं। और सबसे ज़्यादा मैंने कोशिश की है परिवार को खुशहाली की तरफ ले जाती हुई स्त्री विमर्श का। उसमें जैसे कि एक लड़की शादी से पहले और महिला बनने तक का सफ़र, एक स्त्री का लड़की से महिला माँ बनने तक का सफ़र है, वो है। और वो बहुत लोगों ने देखी, अप्रिशिएट किया, कई न्यूज़पेपर में भी निकला था। एक अभी मैंने लिखा है कि
शादी के बाद कई जगह मैंने देखा है कि कंप्लेंटें आती हैं। हालांकि अब मेरे पास बहुत कॉलें आती हैं, मैसेंजर पे मैसेज आते हैं कि हमारे पति इस तरह का टॉर्चर करते हैं, या हमारा ससुराल इस तरह का टॉर्चर करता है, या हम ना मायके के हैं ना ससुराल के हैं। इन विषयों पर एक्चुअली अगर मैं बात बोलूँ तो स्कॉलर, जब मेरा नावल का लोकार्पण हो रहा था तो उसमें एक एडीजी सर आए थे, श्री अविनाश चंद्र सर। तो उन्होंने मुझको एक विषय दिया था कि संदीप, अगर हो सके तो नेक्स्ट नॉवेल उस पर लिखना कि आजकल थानों और कचहरियों में सबसे ज़्यादा केस घर टूटने के आते हैं। 3 साल हुई नहीं शादी के, घर टूटना शुरू, डिवोर्स के और तलाक के कागज़ लेके आ जाते हैं, लड़ाइयों के, पति पत्नी की लड़ाइयों के केस आ जाते हैं। मतलब कचहरियाँ और थाने सब इन्हीं केसों से भरे हुए हैं। तो बोले इन पर अगर हो सके तो आना, तो हम स्टोरियाँ देंगे, आप पढ़ो, मंथन करो कि आखिर होता क्यों है। फिर मैंने फेसबुक के थ्रू ही, क्योंकि ड्यूटी तो इतनी छुट्टी मिलती नहीं है जो हर जगह किसी हर घर जाकर मिले, तो मैंने क्या किया, फेसबुक से, मैसेंजर से, लड़कियों से, महिलाओं से, स्टूडेंट से और पुरुषों से जुड़ना शुरू किया। वहाँ से मैंने उनसे फ्रैंकली बात करके मैंने उनको जानने की कोशिश की आखिर क्या रीजंस रहते हैं। तो बहुत सी चीज़ें निकल के आई और मुझे ऐसा लगता था जिस प्रोफेसर हैं लोग, सेल टैक्स इंस्पेक्टर हैं लोग और बहुत बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, उनके घर टूटे हुए हैं, उनके घर बिखरे हुए हैं। कारण क्या है? हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट सही तौर पर देना या ना लेना और अपेक्षाएं पाले रखना, मतलब बहुत सारे कारण हैं। मैंने उन कहानियों में, छोटी छोटी कहानियों में कारण भी लिखे हैं और सॉल्यूशन टाइप का एक मतलब तथ्यात्मक विचार भी अपना प्रस्तुत किया है कि अगर हम ऐसा करें तो, हालांकि बहुत मुश्किल रहता है कि नहीं कर सकते, हम कितना झेलेंगे, लेकिन ज़िंदगी हमारी बहुत छोटी है। यूँ देखें तो सिर्फ 20,000 या 25,000 दिन ही जी पाते हैं, मर जाते हैं। और जब मर जाएंगे या फिर मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद किससे क्या गिला, क्या शिकवा। तो उससे पहले हम क्यों ना हर पल को विवादों को छोड़कर एंजॉय करने की ओर बढ़ें, परिवार है उनको संगठित करने की ओर बढ़ें, एकल परिवारों की तरफ ना भागें, संगठित परिवारों की तरफ भागें। तो मुझे लगता है कि जो पहले गांव हुआ करते थे अब वो शहरों की तरफ जा रहे हैं। यही कारण है कि लोग बिखर रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं और लोग एकल परिवार की तरफ ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, जो मुझे लग रहा है आने वाले टाइम के लिए सामाजिक जो भावना है वो ख़त्म हो जाएंगी और एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम हमको देखने को मिलेगा। शायद ये कोई ज़्यादा लंबा समय नहीं है, तो उन्हीं को लेकर मैं लिख रहा हूँ। कोशिश है कि शायद उसको पढ़ के लोग समझे। फ़िलहाल तो बस लिख रहा हूँ जी। बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आप एक टारगेट फिक्स करते हैं और जब उसे पूरा कर लेते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। भाई गजब की बात है कि एक ओर सेना का जवान और दूसरी ओर लेखन में गजब का रुझान। अपनी ड्यूटी के दौरान कैसे समय निकालते हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि जो फौज में होते हैं वो कहीं ना कहीं परिवार से, समाज से दूर हो जाते हैं। तो आप कैसे तालमेल बैठाते हैं या आपने कैसे बनाया ये तालमेल? ये बात हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, बताइए। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया। मैं ये सोच भी रहा था कि अगर आप नहीं भी पूछेंगी तो मैं ये सवाल ज़रूर रखूँगा और फिर मैं इसका आंसर भी रखूँगा। अक्सर लोग बोलते हैं कि फ़ौज की जॉब जो है वो इतना मतलब ऐसी होती है कि जैसे ही जॉब में चला जाता है कोई भी लड़का या लड़की डिफेंस में, तो वो अपने समाज से कट जाता है, क्योंकि वो मोस्टली बाहर ही रहता है, बाहर की दुनिया में रहता है, व्यस्त रहता है, बहुत दूर रहता है घर से, तो अपने समाज से, अपने घर परिवार की भावनाओं से, अपने समाज की भावना से दूर हो जाता है, ऐसा लोग बोलते हैं। और जब वो छुट्टी जाता है तो अधिकतर मैंने ये भी सुना है कि यार अरे यार तुमको इतना वो नहीं पता होगा, हम बताते हैं। इस तरह से उसको हतोत्साहित करें या मतलब ये करते हैं, डिमोरलाइज करते हैं। लेकिन अगर सच कहूँ तो जितना विश्लेषण करता हुआ फौज का व्यक्ति बाहर रह के अपने समाज की तुलना कर लेता है, समझ लेता है, ऐसा तो है नहीं वो अपने घर परिवार को भूल जाता होगा या घर परिवार की आदतें भूल जाता होगा या वहाँ के समाज के लोगों का जीने का तरीका भूल जाता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है कि 3-3 साल के लिए वो
4 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए इधर उधर, कभी इस प्रदेश कभी दूसरे प्रदेश में जाता है, तो उसको एक इतना अध्ययन हो जाता है कि वो समाज, हर समाज से वो वेस्ट चीज़ें निकाल के लेके आता है और वो चाहता है कि वहाँ की वेस्ट चीज़ें अपने यहाँ भी अप्लाई करूँ। और इसलिए लोग बोलते हैं कि नहीं ये तो पागल है, बहुत से लोग बोलते हैं कि ये पागल है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो चीज़ करना चाहता है ताकि अपने समाज से वेस्ट निकाल पाए, अपने समाज के लोगों को वेस्ट बता पाए कि अगर वो यूपी बिहार में है तो वो बताना चाहता है कि भाई असम में लड़की और लड़के में भेद नहीं रखा जाता, नॉर्थ ईस्ट में लड़की लड़कियों को पढ़ाने के लिए या बाहर घूमने के लिए या किसी भी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। तो वो यहाँ के बताना चाहता है और लोग यहाँ बोलते नहीं हमारे यहाँ तो ये कल्चर में ही नहीं है, तो वो ये बताना चाहता कि हाँ ऐसा नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी लोग ये सोचते हैं वो गलत सोचते हैं और ये सोचना भी नहीं चाहिए। फौज का व्यक्ति अगर कहीं 20 साल 15 साल ड्यूटी करके आया है तो ऐसा नहीं है कि वो समाज को आंख बंद करके, कान बंद करके जी के आया है। वो बहुत सारा अध्ययन करके अपने साथ लेके आया है। भले उसके पास डिग्री नहीं है, लेकिन हर समाज की, हर संस्कृति की उसके पास एक समझा हुआ, अध्ययन किया हुआ एक गट्ठर लेके आया है, एक एकत्रित करके लेके आया है सभ्यताओं का, समाज से जुड़ी हुई वहाँ की संस्कृति का, वहाँ के सामाजिक गतिविधियों का। तो ये सोचना बहुत गलत है कि हमारे समाज से या दूर जाने के बाद वो भावनाएं रहित हो जाता है। सबसे ज़्यादा इमोशनल और सबसे ज़्यादा भावनात्मक एक जवान ही होता है वर्दीधारी। तो ये सोचना बहुत गलत है। बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे मंच पर आए और अब मैं बातचीत को विराम देती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपसे साझा की गई बातचीत हमारे दर्शकों को ज़रूर पसंद आएगी और वो ज़रूर इससे कोई ना कोई प्रेरणा लेंगे। तो आज़ादी के इस पर्व पर पुनः सबका आभार, आपका आभार और धन्यवाद।